नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। देखो, अभी आप में से ये चर्चा हो रही थी कि भाई सक्सेस कैसे मिले। ठीक, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक सामान्य सी स्टोरी, बहुत ही सरल। एक महान दार्शनिक हुए सुकरात, नाम सुना है कभी? बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, एक्चुअली फिलॉसफी मुझ पे भी रही है तो मैंने इनके नाम सुने। इतना बड़ा वर्क तो मैं नहीं कर पाया सब्जेक्ट में, ठीक, लेकिन नाम मैंने भी। तो महान दार्शनिक हुए। ये दार्शनिक ऐसे दार्शनिक थे जिन्हें समाज को एक नई दिशा दी थी। इसमें एक नाम आता है सुकरात। एक शिष्य उनके पास गया, भागा भागा कि गुरुजी सफलता का राज बताओ। किसका राज? सफलता। गुरुजी ने कहा, कैसा करना आप, मैं तालाब पर मॉर्निंग में नहाने जाऊंगा, उस समय मेरे पास आना और मैं तुम्हें उस समय सफलता का राज बताऊंगा। ओके सर। अब बच्चा बड़ा बेचैन, रात भी बड़ी मुश्किल से निकली। गुरुजी से पहले अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया तालाब किनारे। गुरुजी पहुंचे, सुकरात पहुंचे। उन्होंने कहा कि चलो स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मैं सफलता का राज बताऊंगा। और दोनों ही स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश कर गए। यहाँ तक पानी था, पहुंच गए। तभी अचानक क्या किया, सुकरात जी ने उस बच्चे को पकड़ा सिर से और उसको डुबा रहा। अब बच्चा बुरी तरह से तड़पड़ाए, हालत खराब। जब ये कंडीशन थी कि अगर एक पल और रोक लिया जाए तो वो उसकी मृत्यु हो जाए, उसी क्षण उसको छोड़ दिया। और बाहर जैसे उसका सिर ऊपर आया, उसने आते ही जोर से सांस ली। तो उन्होंने, सुकरात जी ने एक उससे क्वेश्चन किया कि भाई ये बता कि जब तू इसे के अंदर था पानी के, तुझे सर्वाधिक आवश्यकता किसकी महसूस हो रही थी? कि शायद किसी प्रकार से सांस ले लूं, ऑक्सीजन हवा की आवश्यकता हो। कि तुझे तेरी मम्मी की याद आई कि ना आई, पापा की याद आई कि ना आई, प्रेमिका की याद आई कि उसकी बिल्कुल ही नहीं आई। तो तुझे किसकी चाहत थी? बस केवल हवा की चाहत थी, ऑक्सीजन की चाहत थी। कि यही सफलता का राज है कि जिस दिन तुझे सफलता की, जब तू छटपटा रहा था बुरी तरह से, किसी की याद नहीं आ रही थी, बस केवल और केवल क्या, बस हवा चाहिए थी, उसी प्रकार जिस दिन तू सफलता के लिए उतने ही प्रयास करेगा, इतना ही विचार करेगा, उस दिन तुझे सफलता। तो बेटा, सफलता के लिए बता दे, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं तो देखो आपको बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी होगी उस दिन, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दें, मेरा मानना है। और मैं एक और बात आपको दे दूं, देखो मैं जैसे कि एक हमारा सबसे बड़ा शत्रु वर्तमान में बना हुआ है हमारा मोबाइल। ठीक, मैं मेरी गाड़ी में इतना बैठाता नहीं हूँ, सिंगल ही आता हूँ अधिकांश से अपनी ड्यूटी और जाता हूँ। लेकिन अभी संयोग से आज मैं कई ऑब्जर्व कर रहा था, मेरे गांव की एक लड़की, तो मैं देखता था कि मोबाइल वगैरह का उपयोग ज़्यादा। तो मैंने उनसे भी ये टिप्पणी की कि देखो ये नुकसानदायक है, आप सक्सेस होना के लिए प्रयास करें, इसको छोड़ें, ये हानिकारक है। तो मैं बस यही कहूँगा, जितनी भी सक्सेस मित्र हैं, मैं या फिर अपने जीवन की बात करूँ तो ये बड़ा घातक है। उपयोगी है, मैं नहीं कह रहा, उपयोगी है, इससे कई सारे लाभ भी मिलते हैं, लेकिन लाभ की बजाय इसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस माया से ज़रा थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं आपको फायदे मिलेंगे। क्योंकि लोग बुराई को जल्दी कैच करते हैं, अच्छाई को कम करते हैं। इसमें अच्छाई बहुत है अगर उनको कैच करें, जैसे कि आप ऑनलाइन हर चीज़ सर्च कर सकते हो, आप क्लासें ले सकते हो, और भी कई बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उनका कौन ध्यान रखता है? रील्स में जो मज़ा आता है उसमें थोड़ी आता है। ठीक है, अभी देखो, आप दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, राजस्थान का इतिहास। इस सब्जेक्ट में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेवाड़ का इतिहास।
और मेरे हिसाब से देखो, चूंकि मैंने आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये टॉपिक लिया था, क्योंकि ये टॉपिक सरल है। मेरा मानना है कि अधिकांश स्टूडेंट जो राजस्थान का है वो मेवाड़ के गौरव से परिचित है, मेवाड़ के गौरवशाली शासकों से परिचित है। तो जो नाम लिए जाते हैं वो ऐसे लगते हैं यार इन को हम जानते हैं, और जब चीज़ें सरल लगने लग जाती हैं या उनको ऐसा लगता है जानते हैं, तो हमारी जिज्ञासा क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैंने लिया। बाकी की और भी राजवंश है, मैं उनका भी उल्लेख पहले कर सकता था, लेकिन केवल इसी कारण था। तो आप अपनी जिज्ञासा के तहत जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या कोई बात होती है तो उसका आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ध्यान रखें। अभी मेवाड़ के इतिहास के तहत भी हमने आपको मेवाड़ के इतिहास में भी सिसोदिया राजवंश पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। आप पहले गुहिल वंश पढ़ा आपने, गुहिल वंश के बाद कौन सा राजवंश? सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश की चित्तौड़ पर, इस मेवाड़ पर जो नींव डाली थी वो था हम्बीर, राणा हम्बीर। इसका शासनकाल का भी उल्लेख किया 1326 से 1364 ईस्वी। ठीक भाई, हम्बीर जिसके संदर्भ में मैंने विगत क्लास में एक चर्चा की, ध्यान से सुनना। विगत क्लास में थोड़ी मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी, जितनी ज़्यादा मैं इतना जोर से नहीं चर्चा कर पाया था, लेकिन फिर भी जो चर्चा की थी वो यही थी कि गुहिल वंश का अंतिम राजा रतन सिंह हुआ। रतन सिंह रावल जो कि अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, उसके साथ में वीर योद्धा गोरा बादल भी मारे गए थे। रानी पद्मनी ने जौहर किया था और अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर वहाँ अपने पुत्र खिज्र खां को प्रशासक बनाया था और खिजराबाद इस चित्तौड़ का नाम रख दिया था। लेकिन खिज्र खां जो कि कहीं ना कहीं यहाँ असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि हम्बीर जो कि राहब का वंशज था। एक्चुअली रण सिंह के पुत्र राहब ने सिसोदिया शाखा को जन्म दिया था, राहब का वंशज था हम्बीर। ये जो आप पढ़ेंगे हम्बीर, और लक्ष्मण का पोता था और अरी सिंह का पुत्र था। इस व्यक्ति ने छापा मार युद्ध पद्धति से इन चित्तौड़ पर युद्ध करना, आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, खिज्र खां को परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। इसी क्रम में आगे चलकर लगभग जो 1313 के समथिंग यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रशासक नियुक्त किया था चित्तौड़ पर, वो था मालदेव चौहान। मालदेव चौहान को इतिहास में मूछाला मालदेव के नाम से भी जाना गया। ठीक भाई, मूछाला मालदेव यानी मालदेव चौहान। लगभग 1318 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र शासक बनता है जैसा या जयसिंह यहाँ का प्रशासक, और हम्बीर उसको भी उसी प्रकार प्रताड़ित करता है, परेशान करता है या उससे वो हराने का प्रयास करता है। और आगे चल करके 1326 में मालदेव चौहान के पुत्र जैसा या जयसिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव कौन डालता है? हम्बीर। ये मैं विगत क्लास में पढ़ा चुका हूँ और हम्बीर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों का अध्यापन मैंने यहाँ कराया। हम्बीर जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, हम्बीर जिससे कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है, हम्बीर को रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। हम्बीर ने मोहम्मद बिन तुगलक से एक युद्ध भी किया था, सिंगौली का युद्ध। इसका सामान्य सा डाटा आपकी किताबों में मिलता है कि भाई इसने युद्ध किया था और जीता भी था, इतना सा डाटा मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई चीज़ रह ना जाए, बाकी की उसकी पूर्ण जानकारी का उल्लेख नहीं, अभाव है। नेक्स्ट बात करें तो हम्बीर के संदर्भ में मैंने बताया इसने छापा मार युद्ध पद्धति प्रारंभ की। हम्बीर के बाद जब आप वंशावली देखते हो, जैसा कि मेवाड़ रियासत की वंशावली मैं पूर्व में ही नोट करा चुका हूँ छोरे, इससे हम्बीर के बाद शासक कौन बनता है? तबीयत सही है? तबीयत सही है? हम्बीर के बाद शासक कौन बनता है? बेटा आपके पास कॉपी है, उसमें वंशावली लिखी हुई है, नकल करके बता दे। शासक बनता है क्षेत्र सिंह। कौन बनता है? क्षेत्र सिंह यानी राणा खेता। राणा खेता जिसका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह यानी इतिहास में उसे राणा लाखा के नाम से भी जाना गया, और राणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी।
ठीक भाई, शासनकाल में किसी को कोई मतभेद हो तो मुझसे चर्चा कर सकते हैं। ये शासनकाल, अभी मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ तक इसलिए लिख दिया क्योंकि क्षेत्र सिंह जो पढ़ते हो, जो हम्बीर का पुत्र शासक बना, उसके संदर्भ में कुछ बड़ा पढ़ने को नहीं मिलता है हमारे जीके के तहत। एक चीज मैं स्पष्ट पहले ही कर चुका हूं, बाकी का तो आपको यहाँ करीबन इसी मेवाड़ के अंतर्गत करीबन 3 से 4 से क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, कुछ शासक ऐसे भी हुए जिनका कोई ऐसा प्रभाव नहीं था, जिनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अभी क्षेत्र सिंह के संदर्भ में एक चीज आगे पढ़ने को मिलेगी, आप यहां लक्ष्य सिंह का एक पुत्र होगा मोकल, उसकी हत्या चाचा मेरा द्वारा की जाएगी। अगर कुछ ने थोड़ा बहुत भी मेवाड़ पढ़ा होगा तो पता होगा चाचा मेरा ने मोकल की हत्या की। अब जो चाचा मेरा होंगे वो किसके पुत्र, वो इस राणा खेता या क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे, अवैध पुत्र थे। बस इतना उल्लेख उस समय होगा जब मैं कहूंगा कि ये खेता के पुत्र थे। तो हमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ना होता है क्षेत्र सिंह या राणा खेता के संदर्भ में। इसके समय बूंदी का संघर्ष भी प्रारंभ हुआ था। बाकी की मेन कैरेक्टर कौन होता है आगे चल के, लक्ष्य सिंह, राणा लाखा। और अभी आप यही पढ़ने जा रहे हो, ध्यान से सुनना आप। लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको समझना। शासनकाल मैंने वाल बताया था 1382 से तो 1421 ईस्वी। अभी इसमें पहला क्वेश्चन ही लक्ष्य सिंह से रिलेटेड, इसके समय छीतर या पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। कहां है पिछोला झील? बहुत नॉलेज आप। उदयपुर, निर्माण करवाया। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बना आपके लिए ऑब्जेक्ट टाइप कि मेवाड़ के किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था? तो वह आंसर क्या है? अच्छा, एक आप और ध्यान रखना, इस संदर्भ में एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम तो छोटा राजस्थान पुलिस में ही आया था, और क्वेश्चन था नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? वो भी आंसर पिछोला झील। ये भी ध्यान रखना, पिछोला झील के किनारे नटनी, और नटनी का नाम क्या था पता है? गलकी। नटनी का चबूतरा स्थित है। इस नटनी के संदर्भ में भी एक किंवदंती या लोक कथा प्रचलित है, उसके संदर्भ में चर्चा हो जाएगी, स्थित है। लेकिन उससे पूर्व में एक और पॉइंट नोट कर देता हूं, राणा लाखा के समय जावर की खानों ये किसकी हैं? सीसा जस्ता। और जानते हैं सीसा जस्ता जहां निकलता है वहां चांदी निकलती है। या ऑब्लिक लगा के मैं लिख देता हूं, सीसा जस्ता ऑब्लिक चांदी की खाने, तो लिख गया जावर की खानों का पता लगाया गया। अब ये तो आप नॉर्मली आराम से समझ सकते हो कि भाई जब चांदी निकल रही है जिस रियासत के अंतर्गत तो निश्चित रूप से वैभव बढ़ेगा। तो इसीलिए इस राणा लाखा के समय मेवाड़ का विकास भी हुआ था, ये बात विशेष ध्यान रखना, लगाया गया। अब देखो, मैं अगर इससे राणा लाखा का थोड़ा सा आकलन करूंगा, कि मैं आकलन करने वाला कोई नहीं होता हूं, इतिहासकार ही आकलन करते हैं, उन्हीं की चीजों को हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो राणा लाखा के कुछ आपको तत्व मिलेंगे कि ये अति उत्साही था, कुछ जल्दबाजी में निर्णय लेता था, और जो कुछ निर्णय ऐसे लिए जिन पर विचार ना करके सीधे उनको
पारित कर दिया। जैसे कि मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप जैसे कि ये पढ़ते हो नटनी का चबूतरा, गलकी जो थी उसके संदर्भ में बताया जाए, ऐसा नहीं, कई एग्जाम्पल दूंगा मैं इसके रिलेटेड। अगर हम देखें तो इसके संदर्भ में जो किंवदंती प्रचलित है, लोक कथा प्रचलित है, वो बताया जाता है कि नटनी थी, इसका नाम गलकी। इसने राणा लाखा के दरबार में राणा लाखा के सामने एक अपनी बात रखी कि मैं पिछोला झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक पतली रस्सी पर निकल जाऊंगी। राणा लाखा ने कहा ना, तू ना कर सके, कि मैं कर दूंगी, कि अगर तू ऐसा कर देगी तो मैं तुझे आधा राज्य गिफ्ट कर दूंगा। देखो ये लोक कथाएं हैं, ऐतिहासिक रूप से इतनी प्रमाणित नहीं होती हैं ये, तो ऐसा नहीं है। मेवाड़ का गौरव हुए सभी शासक, तो इनके संदर्भ में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन लोक कथाओं का उल्लेख थोड़ा बहुत भी हो जाता है कि भाई अगर तू ऐसा कर देगी तो मैं तुझे आधा राज्य गिफ्ट कर दूंगा। कोई नहीं जी, प्रोसेस तैयार किया जाता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक रस्सी बांधी जाती है, नटनी चलना प्रारंभ। अब वो तो अभ्यास थी, उसको तो प्रैक्टिस थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, चलना प्रारंभ कर देती है और गंतव्य स्थल तक यानी दूसरे बिंदु तक पहुंचने का जब पहुंचने लगती है, उसी समय राणा लाखा का दिमाग खराब, रस्सी को कटवा दिया, रस्सी कटी, नटनी गिरी, मरी, बन गया चबूतरा। ठीक, तो ऐसा सिस्टम था। अब देखो ये निर्णय जल्दबाजी का ही तो था। अभी और बताता हूं मैं तुम्हें, बहुत रोचक तथ्य बताता हूं, रोचक तत्व बताता हूं मैं, नोट भी करूंगा उसको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया कि राणा खेता के समय यानी क्षेत्र सिंह के समय ही इस मेवाड़ का संघर्ष बूंदी के शासकों से चल रहा था, बूंदी रियासत से चल रहा था। इस राणा लाखा ने भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और इस बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को अधिकृत करने का प्रयास किया, बड़ी सेना लेकर के। काफी टाइम स्पेंड हो गया। इस बंदे ने, राणा लाखा ने एक कसम ले ली, शपथ ले ली जल्दबाजी, कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इसने तो ले ली, इसका इनका काम, भाई राजा महाराजा थे, इनका तो बस निकलना होता है शब्दों का। अब स्थितियां इसके अनुकूल नहीं थी, स्थितियां अनुकूल नहीं थी, पता नहीं 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए और जीत भी नहीं पाए, कंडीशन ऐसी थी। अब जो सामंत थे और परिवार जन थे वो चिंतित हो गए, अब तो मरे। अब यार अन्न के साथ साथ जल की भी लेना, अब दिक्कत आ गई। अब चूंकि इसकी शपथ को पूरा कराने के लिए, देखो क्या 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 खेल होता है, शपथ को पूरा कराने के लिए युद्ध के मैदान में तो डटे हुए थे, लेकिन स्थितियां अनुकूल नहीं थी, जीत नहीं पा रहे थे। शपथ को पूरा कराने के लिए एक मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग बनवाया गया। ये बात विशेष ध्यान रखना कि राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 दुर्ग हैं, एक तो अजमेर के किला, अजयमेरु दुर्ग को भी तारागढ़ नाम से जाना जाता है। और वो तारागढ़ नाम उसका अजयमेरु दुर्ग का क्यों पड़ा, किस कारण पड़ा? इसी राजवंश में एक पृथ्वीराज सिसोदिया आएगा, उड़ना राजकुमार, उसकी पत्नी हुई तारा, उसी के नाम पे अजमेर के किले का नाम तारागढ़ पड़ा। वो आपको मैं उस समय उल्लेख कर दूंगा, दुर्ग पढ़ाऊंगा तब भी उल्लेख करूंगा। और चूंकि बूंदी का किला एक पहाड़ी पर तारे के सदृश दिखाई देता है, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। तो बूंदी के किले का नाम भी तारागढ़ है। ध्यान रखना ये बात, ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि तारागढ़ दुर्ग स्थित है, ऑप्शन में अजमेर नहीं था, लोग विचलित हो गए थे, ऑप्शन में बूंदी था और आंसर भी बूंदी था। हम बात करते हैं आगे, यहाँ ध्यान से सुने कि इस बंदे के लिए नकली मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया गया और कहा गया कि राणा जाओ शपथ को पूरा करो। राणा तलवार लेके आगे बढ़े, शपथ पूरी करनी थी, नहीं तो मामला बिगड़ रहा था। तभी इसी की सेना में एक सैनिक था, बूंदी रियासत का था, वहां से जुड़ा हुआ था और इसकी सेना में था।
उसका भी स्वाभिमान जाग गया, वो उसकी सेना से निकला और उस दुर्ग, जो नकली दुर्ग था मिट्टी का, उसके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा। राणा लाखा आगे बढ़ा, उस सैनिक को पराजित किया, मारा गया और मिट्टी के उस नकली तारागढ़ को ध्वस्त करके अपनी शपथ पूरी। बताओ, ये था राणा लाखा। तो ये पॉइंट नोट कर, फिर और बताऊंगा अभी। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है इसका। देखो मैं बताता हूं। राणा लाखा ने बूंदी रियासत के मिट्टी के बने नकली तारागढ़ दुर्ग को ध्वस्त कर अपनी शपथ पूरी की थी। इस प्रक्रिया में वीर सैनिक कुंभाहाड़ा, मैंने घटनाक्रम बता दिया है कैसे मारा गया था, बस उसका थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं। कुंभाहाड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक भाई, हो गया। अच्छा, मैं और बता देता हूं क्या और घटनाक्रम। देखो बहुत ही रोचक। ये रियासत है मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन? राणा लाखा। कोई दिक्कत नहीं, समझना बहुत सरल है। इसी के समकालीन एक रियासत थी मारवाड़, और मारवाड़ का शासक था रावचूड़ा। कौन? रावचूड़ा। अब हमने तो कुछ अलग बताया ही नहीं। हमने ये बताया कि राणा लाखा जब मेवाड़ पे शासन कर रहा था तो मारवाड़ पे शासन कौन कर रहा था? रावचूड़ा। इतने में कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत नहीं है ना। जब मेवाड़ पे शासन कर रहा था लाखा तो मारवाड़ पे शासन रावचूड़ा, कोई दिक्कत नहीं। इस राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था कुंवरचूड़ा। कुंवरचूड़ा। कोई दिक्कत यहां तक? छोरा तो हो गई भाई। अब ये बात अलग है कि चूड़ा चूड़ा यहाँ है, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि एक गांव में ही एक नाम से दो व्यक्ति मिल जाते हैं। ये तो रियासतों का मामला है, दो रियासत अलग अलग है। ठीक। दूसरी बात, कुंवर शब्द का उपयोग इसलिए किया है मैंने क्योंकि राणा चूड़ा उपयोग में करता तो राणा वो होता था जो शासक बन जाता था। शासक बनने के बाद राणा की उपाधि या पदवी प्रदान की जाती थी या धारण की जाती थी। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, मैं कई गाड़ियों में देखता हूं इस कुंवरचूड़ा को रावचूड़ा लिख दिया जाता है, जो कि गलत है। ठीक। तो ये दोनों तथ्यों को विशेष ध्यान रखना। इस रावचूड़ा के बड़े पुत्र का नाम था राव रड़मल। अब राव, वैसे तो राव शब्द यूज जब होता था जब शासक बन जाता था, लेकिन मैं यूज इसलिए कर रहा हूं कि रड़मल आगे चल के शासक ही बना था। ठीक। रड़मल भी बना था, उसका एक छोटा पुत्र था राव काना, वो भी शासक बना था। और इसी की एक पुत्री थी हंसाबाई। क्या थी? हंसाबाई इसकी पुत्री थी। कोई दिक्कत नहीं जी, हमने बस इतना बताया। इसका एक, ये छोरे की कमी नहीं थी इसके पास भी कि भाई एक ही छोरा हो। छोरे तो और यही 7 भैया है कुंवरचूड़ाहर, तो टेंशन मत लो। बाकी की ज्येष्ठ पुत्र था। इतिहास में इसका प्रमुख स्थान है, इसलिए इसका नाम यहाँ पढ़ने को मिल जाता है। ठीक। इसके आपको बता दिए मैंने, तो नॉर्मल सी बात है, 2 छोरा 1 छोरी। ठीक भाई। अभी बताया जाता है कि ये हंसाबाई विवाह योग्य हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी। इधर इस राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवरचूड़ा भी विवाह योग्य था। मारवाड़ का रावचूड़ा
अपने पुत्र राव रणमल को अपनी बेटी हंसाबाई का रिश्ता लेकर के इस कुंवर चूड़ा के लिए, क्योंकि ये इधर से विवाह योग्य हो रहा थी और ये भी विवाह योग्य, किसके दरबार में भेजता है? राणा लाखा। भाई पापा से तो बात करने आएंगे। अब देखो दरबार में आते हैं, वो शगुन वगुन लेकर के वो प्रक्रिया वो लेके आता है, एंट्री करता है राव रणमल, भाई उसके सेवक वगैरह होंगे साथ में। अब जैसे ही वो शगुन वगुन देखता है तो राणा लाखा टिप्पणी करता है सीधा कि मुझ वृद्ध आदमी के लिए ये मटेरियल कौन लेके आया है। ये नहीं सोचा। मैं तो देखो इतिहास को कभी कभी जब गहराई से पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये सोचना चाहिए था कि अब मेरे पुत्र के लिए भी हो सकता है। तो बताया जाता है कि जब ये टिप्पणी की तो उस समय ये राव रणमल का कैरेक्टर जब आप पढ़ोगे ना, यहां भी उल्लेख होगा, मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब भी उल्लेख होगा, ये राव रणमल का कैरेक्टर कुछ डिफरेंट ही है, कुछ मामा सुकनी का सा मिलता जुलता कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है। स्थितियों का लाभ उठाने वाला कैरेक्टर है, स्थितियों का लाभ उठाने वाला। और यहां इस जैसे ये टिप्पणी की तो राणा लाखा से इस राव रणमल ने कहा कि हम अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए, लेकिन आप इस बात को करें तो हमारी बहन का रिश्ता हम आपसे ही कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। कि बता क्या शर्त है? अभी भी देखो बंदे का बता क्या शर्त है? कि शर्त यह है कि हमारी बहन से होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होना चाहिए। जब ये इतनी बड़ी शर्त रखी रही तो बताया जाता है कि कहीं ना कहीं राणा लाखा ने, जो इतिहास में थोड़ा बहुत आकलन होता है कि राणा लाखा ने प्रारंभिक दौर में शर्त को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इस बात का पता कुंवर चूड़ा को चला कि पापा जी, तो कुंवर चूड़ा ने कहा कि कोई नहीं पापा जी, आप तो आगे बढ़ो, मैं आपके आगे की इसी परिप्रेक्ष्य में कि भाई राजगद्दी का त्याग कर दूंगा मैं। भाई शर्त के अकॉर्डिंग राजगद्दी का त्याग किसे करना पड़ रहा है? कुंवर चूड़ा को, वही तो ज्येष्ठ पुत्र है, वही तो उत्तराधिकारी होगा, लेकिन त्याग कर दूंगा बस आप तो। और मित्रों वृद्धावस्था में राणा लाखा का विवाह किससे होता है? हंसाबाई से। और किस शर्त पर होता है? कि इससे होने वाला छोरा ही क्या बनेगा, और वो छोरा कौन होता है? मोकल। और चूंकि ये बंदा इस राजगद्दी का त्याग करता है कुंवर चूड़ा, इसीलिए इतिहास में से क्या कहा जाता है? विषम पिता। कोई बात नहीं, हम यहां इसी पॉइंट को यहां नोट कर देते हैं, ध्यान से सुनना। राणा लाखा ने अपनी वृद्धावस्था में मारवाड़ के राव रणमल, एक्चुअली राव रणमल का ही उल्लेख ज्यादा आएगा, उसके पिता का नहीं आएगा, क्योंकि राव रणमल ही संबंध लेके आया था और इसका कैरेक्टर इसमें काम भी आता है आगे। राव रणमल की बहन हंसाबाई से इस शर्त के तहत विवाह किया कि हंसाबाई से होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का, हाँ जी, मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। ठीक भाई, इसमें मैंने यही तो बताया अभी, हंसाबाई से विवाह किस शर्त पे हुआ था कि उससे होने वाला छोरा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। नेक्स्ट बात करें तो यहां आपने एक कैरेक्टर जाना कुंवर चूड़ा। इस कुंवर चूड़ा की बात की जाए तो मेवाड़ का भीष्म कहा गया,
और ये कौन था? ये राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक भाई, राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र, ये पॉइंट में नोट भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। इसके अलावा हम और भी पॉइंट देख सकते हैं। राणा लाखा के दरबारी विद्वानों के नाम शायद पता होंगे आपको, हुए धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। अब देखो, ये तो आप ध्यान से सुन लें। अभी आपने राणा लाखा के संदर्भ में पढ़ा, राणा लाखा के संदर्भ में आपने देखो कौन कौन से पॉइंट पढ़े। एक तो इसके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ, पिछोला झील के किनारे नटने का चबूतरा स्थित है। इसी के समय जावर के खानों का पता लगाया गया। जावर के खाने जहाँ से चांदी निकलती है, निश्चित रूप से मेवाड़ में समृद्धि बढ़ी। नेक्स्ट बात करें तो राणा लाखा ने किस दुर्ग को, मिट्टी से बने किस नकली दुर्ग को ध्वस्त करके अपनी शपथ पूरी की थी? तो तारागढ़ दुर्ग को, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को। जिस संघर्ष में बूंदी का एक जो नागरिक था, सैनिक था, कुंभाहाड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ था, वो घटनाक्रम बताया मैंने। राणा लाखा ने वृद्धावस्था में किससे विवाह किया था? हंसाबाई से, जो कहाँ से थी? मारवाड़ से थी, रावचूड़ा की पुत्री थी, राव रणमल की बहन थी। ठीक भाई, और इस विवाह जो किया गया था किस शर्त पे किया गया था? उससे होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। हाँ, वृद्धावस्था में विवाह किया था, आपको पता हो। ठीक भाई, आगे मैं आपको बता देता हूं। इसमें राणा लाखा, ध्यान से सुनना, यह लक्ष्य सिंह, जिसके संदर्भ में मैं बता दूं आपको, इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन हुआ? कुंवर चूड़ा, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका हंसाबाई से पुत्र जो हुआ, इसका और हंसाबाई का जो पुत्र हुआ वो कौन हुआ? बहुत नॉलेज है भाई आपको, मोकल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई शर्त के अकॉर्डिंग राजा कौन बनना था? मोकल। और मोकल जिसका शासनकाल कहलाता है 1421 से 1433। और इस मोकल के बाद शासक बना था कौन? राणा कुंभा। लेकिन हम राणा कुंभा तक पहुंचने से पहले मोकल पे चर्चा करेंगे, और मोकल तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा घटनाक्रम पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखो यहां क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, मेवाड़ रियासत के ठिकानों का, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मेवाड़ रियासत, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में दे रखा है और वो अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ रियासत के ठिकानों का डिवीजन सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक के समय किया गया था? डिवीजन मतलब बंटवारा। दो श्रेणियों में मेवाड़ के ठिकानों को बांट दिया गया था। एक श्रेणी थी ए श्रेणी और एक बे श्रेणी। बताओ मेवाड़ के किस शासक के समय ये डिवीजन किया गया था? एक आया हुआ एग्जाम में थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन, मेवाड़ के ए श्रेणी के ठिकानेदार क्या कहलाते थे? कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के बताओ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी वर्क करना, सारे स्टूडेंट देखना इस चीज पर, क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट, मेवाड़ रियासत का सबसे प्रतिष्ठित ठिकाना कौन सा था? मेवाड़ रियासत का सबसे प्रतिष्ठित ठिकाना कौन सा था? इन क्वेश्चनों पे वर्क करो, आंसर दो। बाकी मैं तो अवगत कराऊंगा ही, बहुत ही अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं यहां कुछ जुड़ा हुआ है तभी मैं इनका उल्लेख कर रहा हूं। बताएगा कोई तीनों क्वेश्चनों पे? बताएगा कोई नहीं? फिर भी अपनी बीओ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो फिर
आप इन इसका शासनकाल लिखते हुए इसकी हेडिंग डालते हुए आगे बढ़ें। ठीक है भाई।